हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट पीवाईक्यू हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में पीवाईक्यू पेपर 13 हम कवर करेंगे। इससे पहले 12 तक हम आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने इन 12 वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, इन पीवाईक्यूज को नहीं देखा है, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी यहाँ पर। आप जरूर से क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे पेपर, ये है 22 जनवरी 2019 को हुआ था। 3 शिफ्ट में पूरा कंप्लीटली हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए। आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है, साथ साथ आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है, ये लगती है बांग्लादेश के साथ में। आपका यहाँ से बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी चीजें से रिलेटेड। भारत की स्थलीय जो सीमा है, ये आपको पता होनी चाहिए 1506 जो किलोमीटर है ये लगती है, और ये 7 देशों से अलग अलग लगती है। भारत की सबसे जो लंबी सीमा लगती है, ये बांग्लादेश के साथ में लगती है। और भारत की स्थलीय सीमा अगर अपन देखें तो ये बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर। उसके बाद में चाइना से लगती है ये करीबन 3488 के समथिंग किलोमीटर के समथिंग। उसके बाद में आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में नेपाल, म्यांमार, भूटान, है ना, और अफगानिस्तान। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, और इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है या सबसे छोटी है? तो यहाँ पर लंबी पूछा है, बांग्लादेश आ जाएगा। सबसे अगर छोटी पूछा जाता तो आपका राइट आंसर होता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत की जो सीमा लगती है 106 किलोमीटर लगती है सिर्फ, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? ये जो हुआ था, ये हुआ था काप्तपुरम में। आपको याद रखना है, कपादपुरम या काप्तपुरम इसको बोला जाता है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के जो दक्षिण भारत है, इसमें लगभग 300 ईसा पूर्व से ईस्वी के बीच जो बेसिकली अवधि थी, इसको संगम काल के नाम से जाना जाता था। और तमिल किंवदंतियों के अनुसार अगर अपन बात करें तो प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम यानी कि तमिल कवियों का समागम जिसको बोला जाता है, इसका आयोजन किया गया, जिसे मुच्चगम कहा जाता था। और दूसरा जो संगम था, इसको कपादपुरम के नाम से संपन्न हुआ था ये। तो ये यही के बारे में पूछा जा रहा है, काप्तपुरम या कपादपुरम इसका नाम रखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो ये शीर्षस्थ विभज्या और एपिकल मेरिटमेस्टिक जो टिश्यूज हैं उनकी वजह से बढ़ता है, इनके कारण बढ़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शीर्षस्थ विभज्योतक इनको बोला जाता है। पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकार का यह टिश्यूज है, ऊतक है, जो पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और जड़ के शीर्ष के साथ साथ ये नए अंकुर और पत्तियां तने के शीर्ष में भी पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था, पहली बार जो हुआ था, ये 1858 में हुआ था। कार्ल विलियम वॉन नेगेली के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो क्राइस्ट द रिडीमर जो प्रतिमा है, इसका आपको याद नाम पता ही होगा पहले से, ब्राजील में। ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोरकोवाडो जो पर्वत है, यहाँ पर स्थापित है ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू इसको माना जाता है। कहाँ पर है? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। इसका जो निर्माण हुआ था, ये करीबन 1922 से 1931 के बीच में माना जाता है। और ये एक कंक्रीट और सॉफ्ट स्टोन लिबास से बनी है ये प्रतिमा। आधार सहित इसकी जो ऊंचाई है, ये करीबन 130 फीट लंबी है, और ये 92 फीट चौड़ी प्रतिमा है। इसका वजन जो है ये है 335 मीट्रिक टन, और दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम भौतिक पंजी और मानव पंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, उत्पादन के घटक, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल में के महिला और पुरुषों वर्गों में, दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो जीता था यूएसए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था, ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील के। 2016 में ये बेसिकली संपन्न हुआ था। और रियो ओलंपिक 2016 में यूएसए ने समग्र
यहाँ पर टोटल की बात करें तो 121 जो पदक है, इसमें 46 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा यहाँ पर टोटल जो पदक जीते थे ये 121 पदक इन्होंने जीते थे। तो याद रखिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब देश का पवित्र ग्रंथ है, तो ये सिख धर्म का है, सिखों का है। तो आपको पता होना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब, ये आदि ग्रंथ इसको कहा जाता है। सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है और इसका संपादन सिख समुदाय के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने किया था। इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जो है इसमें स्थापित किया गया और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया। ये याद रखिएगा, कब घोषित किया? गुरु ग्रंथ साहिब 6 सिख गुरुओं 15 संतों द्वारा लिखे गए भजनों का एक संग्रह है, जिसमें कबीर, संत रविदास, सूफी संत है शेख फरीद और संत नामदेव, 11 भट्ट और 4 सिख इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? तो भारत में सार्वजनिक लेख लेखा समिति का जो गठन हुआ ये 1921 में हुआ। 1921 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अधिनियम था 1919 का। क्लियर है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था और जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये एक स्थायी समिति है और इसका गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के जो नियम है इसके तहत किया जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की स्वामी विवेकानंद ने। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना की गई थी 1 मई को, 1 मई 1897 डेट दे रखी है 1897। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य है स्वामी विवेकानंद, इन्होंने इस मिशन की स्थापना की। ये एक हिंदू धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन है। इसका जो मुख्यालय है ये वेलोर मठ पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है? और इस मिशन में मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृत, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण, राहत पुनर्वास के क्षेत्र में काम ये जो संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई 2016 में। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई। सीहोर से प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया गया जा रहा है और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है इसका स्थान इसने लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो जापान की मुद्रा हो जाएगी जापानी येन। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की जो येन मुद्रा है, जापानी येन, ये जापान की आधिकारिक मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है इसका नाम डॉलर है, आपको पता ही होगा ये डॉलर। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूरो जो है, यहाँ पर आपको याद रखना है अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है डॉलर। तो यहाँ पर येन और अलग अलग देश की कैपिटल भी आपसे पूछी जा रही, मुद्रा भी आपसे पूछी जा रही और नदी भी आपसे पूछी जा रही, कौन सा देश किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखना है। अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो ये किया था अमृतसर की संधि। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1809 रणजीत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी और उस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। इस संधि के द्वारा सतलज पार की पंजाब की जो रियासतें थी अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई और सतलज के पश्चिम पंजाब राज्य का जो शासक था यह रणजीत सिंह को मान लिया गया। तो इस तरह की ये संधि हुई थी, अमृतसर संधि के नाम से इसको जाना जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो 1971 में हुआ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971। बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था और इसे मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। ये जो युद्ध है 1971 में 25 मार्च से 16 दिसंबर तक चला था और इस रक्त रंजित युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को स्वाधीनता प्राप्त की। 16 दिसंबर 1971 को, ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान जो है ये है 5.97
इंटू 10⁻24 किलोग्राम आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। लखनऊ में 1857 की जो विद्रोह था इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के समर्थक थे, इन्होंने राजा जे लाल था इसके सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया था और उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे विरजिस कद्र के संरक्षण के रूप में सत्ता संभाली, जिसे उन्होंने अवध का शासक यानी कि वली वहां का बोला जाता है वली घोषित किया था। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो चीन से, चाइना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान कौन था? तो ये चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री था और लेखक था, जो करीबन 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी के बीच तक भारत में रहा था। श्रीलंका और आधुनिक जो नेपाल है इसमें स्थित गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु की धर्म यात्रा पर आया था और वह पहला चीनी यात्री था जिसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिपिबद्ध किया था। तो इस तरह की चीजें याद रखिएगा। फाहियान का मुख्य उद्देश्य भारत आने के पीछे क्या था? बौद्ध धर्म एकत्रित करके उसे चीन में ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे इनके शासनकाल में भारत आया था। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम में ज्यादातर पॉइंट बनता है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो वह परावर्तन कहलाता है। इसको विसरित परावर्तन बोला जाता है। विसरित आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। आप सभी को बताइए सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात के नवागाम के पास में नर्मदा जो नदी है इस पर बना एक गुरुत्व बांध है और ये बांध 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पानी और बिजली की आपूर्ति करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वाकांक्षी परियोजना थी ये। इस परियोजना की जो नींव है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 5 अप्रैल 1961 को रखी गई थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल और कंक्रीट के आधार पर बांध ये है। दूसरा, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है उदारीकरण। इसको कहा जाता है उदारीकरण बोल सकते हैं। उदारीकरण का अर्थ अगर इजी भाषा में आपको बताएं तो ऐसे नियंत्रण में ढील देना है सरकार के द्वारा, या फिर उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी प्रक्रिया शामिल है जिससे के द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाली है। आर्थिक नीति, नियमों, प्रशासनिक ये सारी चीजें उसमें होती हैं। 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जहाँ ने किस प्रांत की स्थापना की? तो हैदराबाद की स्थापना इसने की थी। ध्यान रखिएगा, निजाम उल मुल्क असफ जहाँ इसने हैदराबाद जो थी इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? CA20 AR18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा आपको बताना है। आप सभी को बताइए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि है मनुष्य के कान सुन सकते हैं। तो याद रखिएगा ध्वनि की श्रव्य सीमा उन आवृत्ति सीमा को संदर्भित करती है जिन्हें एक जीव जो है इनके द्वारा सुना जा सकता है। मनुष्य के लिए जो श्रव्य सीमा है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु याद रखिएगा, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और परमाणु एक अणु में मौजूद परमाणु की कुल संख्या होती है। जैसे पानी की परमाणुता 3 होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु होते हैं या ऑक्सीजन का 1 परमाणु इसमें होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की या किस वर्ष हुई? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया याद रखिएगा इसका नाम। इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 1992 को। 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़े वित्तीय बाजार ये है। 1922 में स्थापित ये किया गया। क्लियर है? इक्विटी ट्रेडिंग वैक्यूम के लिए वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरा स्थान ही रखता है। NSE भारत में आधुनिक पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करने वाला पहला एक्सचेंज ये बेसिकली है। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो ये किए गए थे 1996 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1996 करेक्ट आंसर है। देखिए 1924 में के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए भारत के एथलीट का चयन करने के लिए लाहौर का पहला ओलंपिक खेल हुआ था 1924 में। इसमें आयोजित किया गया था। इन खेलों को आधुनिक ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, AIOA। 1940 में यहाँ पर आपको पता होगा कि 1900 पहला जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था ये हुआ था गुलमर्ग में।
और ये 1996 में हुआ था। तो यही क्वेश्चन बना है। संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 552 सदस्य। संविधान के अनुसार लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल हम आपको बता दें। संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 552 निर्धारित की गई, जिसमें से 530 जो सदस्य हैं ये सीधे राज्यों से चुनकर आते हैं, और बाकी के जो 20 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो सदस्य है ये आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व ये करते हैं या प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितनी है? तो 543 सदस्य हैं। क्लियर है। इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया जाता था, लेकिन 95वां संविधान संशोधन किया गया 2009 में। ये इसके द्वारा ये जो प्रावधान है केवल 2020 तक ही मान्य था, उसके बाद में ये मान्य नहीं है, यानी कि 20 के बाद में अब जो है ये एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम है ये बंद कर दिया गया, ये अब नहीं चुने जाते हैं। तो 543 टोटल सीटें हैं लोकसभा की अभी के टाइम पर अगर अपन बात करें तो। क्लियर है। और यहाँ पर एक और यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर भी अब ये सिस्टम जो है खत्म हो गया। 543 सीटें हैं, इनमें से 20 जो है ये बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश की हैं, और बची जो है ये जो आते हैं सीधे राज्यों से आते हैं। तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से हो जाएगा। सुधीर रमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। कोयल और सांक नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम जो है ये है ब्राह्मणी। अब यहाँ पर जो पहली बार आपने नाम सुना होगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी याद करने में। कोयल और सांक नदियों के संगम को ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? तो ये जो जीता ये जीता भारत के द्वारा, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनका नाम है प्रकाश पादुकोण, याद रखिएगा प्रकाश पादुकोण। भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज खिलाड़ी है प्रकाश पादुकोण। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम है BWF। काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 8। क्लियर है। प्रारंभ में 1950 में स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी कुल संख्या 8 थी, परंतु बाद में 1956 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो संख्या है ये अधिनियम 1956 के माध्यम से इसे बढ़ाकर कर दिया गया 11। क्लियर है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी कुल संख्या की बात करें तो ये है 34। मुख्य न्यायाधीश सहित ये है 34। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो ये हुआ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 का 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य था देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करें, सशक्त बनाना। उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बनाएगी और उन्हें लागू करेगी। इस तरह की यहाँ पर चीजें थी। विलयनों के शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टल के रूप में पृथक करने की विधि को क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस। आपका यहां से भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष में न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए किसी भी राज्य का। तो 153 जो आर्टिकल है ये इसके अनुसार राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा ये कहता है, और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 है ये पद राज्यपाल जो पात्रता है राज्यपाल पद के लिए इनको निर्दिष्ट करता है। अब यहाँ पर योग्यता में आता है वो 35 वर्ष से कम का होना चाहिए, मतलब 35 वर्ष से की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद के किसी भी सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद को धारण नहीं करना चाहिए। ये इसके लिए जो है योग्यता होती है, आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो ये स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड में बहती है इसमें पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, साजिद थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस खेल से रिलेटेड है? तो नौकायान से रिलेटेड ये है। राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास में होती है? तो ये राज्यपाल के पास में होती है। कार्यकारी शक्तियों की यहाँ पर बात की जा रही है, राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो ये 25 ईयर्स 25 साल होना चाहिए। भारत की संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है और यह एक द्विसदनी विधायिका है जो राज्यसभा और लोकसभा से बनी है। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा का संसद सदस्य जो बनने हैं इसकी उम्र होती है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं देश का हिस्सा है? तो ये निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। समानता के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ये आता है समानता का अधिकार के तहत, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी फसल रोपाई उगाई जाती है? तो ये यहाँ पर आपको चाय, कॉफी, काजू, ये सारी जो है फसल रोपाई उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो अरुण यानी कि यूरेनस जो ग्रह है ये दक्षिणावर्त घूमता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर ये चौथा जो है बड़ा ग्रह है। अरुण जो है ये जो है अपने अक्ष पर लगभग पूरी तरह से लेटा हुआ है। दक्षिणावर्त दिशा जो है इसमें यह घूमता है और इस ग्रह की जो खोज की थी ये विलियम हर्सल ने की थी, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? रोलेट सत्याग्रह, आपको ध्यान रखना है। रोलेट सत्याग्रह भारतीय जो स्वतंत्र संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल थी। रोलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में मार्च में। रोलेट एक्ट पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को अदालत के मुकम्मल और दोष सिद्ध के बिना जेल में डालने का अधिकार दिया था, रोलेट एक्ट। और रोलेट सत्याग्रही पहली राष्ट्रव्यापी सामूहिक हड़ताल थी जिसने भारतीय राष्ट्रवादी जो राजनीति थी इसको कुछ प्रतिबंधित वर्गों में की राजनीति में जनता की राजनीति के बदलने की शुरुआत यहाँ पर की थी। किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्था पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया? प्राक्कलन समिति को सौंपा गया। अमृता शेरगिल किस क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है? तो ये चित्रकला से रिलेटेड है। अमृता शेरगिल, याद रखिएगा, चित्रकला के क्षेत्र में भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। इनका जो जन्म हुआ था हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सन 1913 में हुआ था, क्लियर है। और 1932 में उनकी जो तेल चित्रकला थी यंग गर्ल्स को एक स्वर्ण पदक, और 1933 में पेरिस के में जो ग्रांड सेलून एसोसिएट्स के रूप में चुनाव में शामिल होने का अवसर इनको मिला था। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो ये राज्यसभा हो जाएगा। देखिए राज्यसभा, लोकसभा स्थायी है, राज्यसभा स्थायी है। इस तरह की चीजें हैं जो कि आप सभी को पहले से क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैलियां नाम से किस कोशिका को जाना जाता है? तो लाइसोसोम, सुसाइड बैग ऑफ, इसको बोला जाता है सुसाइड बैग। लाइसोसोम ये होता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाने वाले एक आवरण युक्त थैलीनुमा अंग है और ये कोशिका पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसकी जो खोज की थी क्रिश्चियन डीडोबे ने की थी 1958 में, ध्यान रखिए। वहां संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है जिससे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, कहलाती है। इसको अनुसंगिक संविदा बोला जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से डेस स्त्रावित होता है, तो हार्मोन्स जो होते हैं ये स्त्रावित होते हैं। तो गैस यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है आपको कवर करवा दिए। इनमें से कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितने नंबर आए, कमेंट में कमेंट करिए, जरूर से बताइएगा, क्लियर है। और अब डेली वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि आपको किस एग्जाम के लिए चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, किस टाइप के वीडियो चाहिए। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और PYQs चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके कुछ बता सकते हैं। बाकी और कुछ अलग से चीज़ें चाहिए किसी और एग्जाम के लिए तो वो भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, क्लियर है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।